नए बरस के पहले शो की शुरुआत बधाइयों के साथ होनी चाहिए थी। हमें समानता, सभ्यता और उदारता बराबरी से बरतने की शुभकामनाएं लेनी और देनी थी। लेकिन हम आज जिस मोड़ पर हैं वहाँ हमारे और आपके सामने एक सवाल खड़ा मिलता है, क्या हम इस शुभकामना के लायक हैं? ये सवाल पूछने की वजह दो घटनाएं हैं। पहली, 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात देश की राजधानी नई दिल्ली में कुछ कार सवारों ने एक लड़की को स्कूटी सहित घसीटा। इसमें लड़की की मौत हो गई। लड़की के घर वाले बलात्कार का आरोप लगा रहे हैं। इस घटना पर लल्लन टॉप जल्द ही ग्राउंड रिपोर्ट लेकर आ रहा है। और दूसरी घटना पाकिस्तान की है। जब 2022 अपना पिटारा बंद कर रहा था, उसी समय पाकिस्तान में एक रेप सर्वाइवर महिला के जख्म कुरेदे जा रहे थे। 26 दिसंबर को पेशावर की एक अदालत ने रेप के एक दोषी को जेल से रिहा कर दिया। उसको जेल से इसलिए नहीं छोड़ा गया था क्योंकि वो निर्दोष साबित हो गया था। उसे इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उसने रेप सर्वाइवर से निकाह का प्रस्ताव दिया था। इस प्रस्ताव पर पहले जिरगा यानी गांव की पंचायत ने मुहर लगाई, फिर अदालत ने भी हामी भर दी। दिलचस्प ये कि इसमें पीड़ित महिला की राय तक नहीं ली गई। पाकिस्तान में रेप के मामलों में अदालती कार्रवाई की दर 3% से भी कम है। यानी अगर 100 रेप के केस दर्ज होते हैं तो उसमें से 3 मामले ही अदालत तक पहुंच पाते हैं। यह आंकड़ा बताने का हमारा मकसद ये साबित करना नहीं है कि पाकिस्तान महिलाओं के लिए सबसे बुरा देश है। हमारा मकसद ये बताना है कि अगर दुनिया में कहीं भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी अनैतिक होता है तो वो पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है। ये सबकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान इसका एक उदाहरण मात्र है। तो आज हम जानेंगे पाकिस्तान में रेप को लेकर क्या कानून है, अमीर और प्रभावशाली लोग कैसे इसका फ़ायदा उठाते हैं और महिलाओं की दुर्दशा के पीछे कट्टर इस्लाम की क्या भूमिका रही है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी है और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज हम पाकिस्तान के रेप से जुड़े कानूनों की कहानी आपको सुनाने वाले हैं। पहले कुछ चर्चित घटनाओं की कहानियां सुन लीजिए। किस्सा नंबर 1, वो 2002 का साल था। पाकिस्तानी पंजाब के मीरवाला में जून महीने में गर्मी चरम पर पहुंच जाती थी। इसके बावजूद उस रोज़ जिरगा के लिए 300 से ज़्यादा लोग जमा हुए थे। मीरवाला में मस्तोई और गुजर तबके के लोग रहते थे। मस्तोई खुद को ऊंची जाति का मानते थे। गांव की ज़्यादातर ज़मीन पर उनका मालिकाना हक था। इसलिए दोनों जातियों में लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा था। उस रोज़ की जिरगा में गुजर लड़के शकूर को कटघरे में खड़ा किया जा रहा था। मस्तोई लोगों का आरोप था कि शकूर ने उनकी जाति की एक महिला का यौन शोषण किया है। यह आरोप फर्जी था, लेकिन कोई उनकी मुखालफत करने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जिरगा ने फैसला पहले से ही तय कर रखा था। शकूर को सबके सामने बुरी तरह पीटा गया। फिर जिरगा ने आंख के बदले आंख का फैसला सुनाया। उनका कहना था कि जिस तरह शकूर ने मस्तोई महिला के साथ संबंध बनाए, उसी तरह मस्तोई जाति के पुरुष उसकी बहन के साथ संबंध बनाएंगे। यही हुआ भी। भरी जिरगा में 4 मस्तोई पुरुषों ने शकूर की बहन मुख्तारन के कपड़े फाड़े और उसका सामूहिक बलात्कार किया। इस दौरान 300 लोगों की भीड़ हंसी ठिठोली करती रही। किसी ने भी उस कुकृत्य को रोकने की कोशिश नहीं की। बलात्कार के बाद मुख्तारन को तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। उसे सबके सामने बिना कपड़ों के चलने के लिए मजबूर किया गया। मुख्तारन ने बाद में अपनी किताब इन द नेम ऑफ ऑनर में बताया है, वे जिबा करने वाले बकरे की तरह ढकेल कर मुझे कोठरी में ले गए। मैं चिल्लाती रही कि कुरान पाक के वास्ते मुझे छोड़ दो, खुदा के वास्ते मुझे छोड़ दो, मगर उनसे छूट कर भागने की कोशिश बेकार थी। दुआएं भी बेमानी थीं। बाहर का अंधेरा मेरे भीतर उतरता गया। मेरे दिमाग में धुंध छा गई थी। मैं बेसुध हो गई। मुझे याद नहीं वे चारों जानवर घंटों या पूरी रात मेरे शरीर पर जुल्म ढाते रहे। बाहर आते ही मैंने अपने वालिद को पुकारा और उन्होंने झट से मेरे ऊपर शॉल फेंक दी। उस हालत में सारे गांव वालों की निगाहों के सामने से खुद को घसीटती हुई किसी तरह मैं घर पहुंची और निढाल होकर खाट पर पड़ गई। तब मन में एक ही ख्याल आया कि अब मुझे जान दे देनी चाहिए। आखिर वे लोग भी तो यह बात जानते थे कि इस बेहुरमती के बाद एक औरत खुदकुशी के सिवाय और क्या करेगी। जिस इलाके की एक घटना थी उसमें रेप पीड़िताओं का एक ही भविष्य तय था। माना जाता था कि रेप होने के बाद लड़कियां आत्महत्या कर अपना जीवन समाप्त कर लेंगी, लेकिन मुख्तारन
अलग थी, उसने लड़ने की ठानी। मुख्तार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। पाकिस्तान में कई जगहों पर प्रोटेस्ट होने लगे। फिर जुलाई 2002 में इंटरनेशनल मीडिया भी इसमें दिलचस्पी लेने लगी। मुख्तारन बीबी को मुख्तार माई का नाम मिला। इसके बाद पाकिस्तान सरकार भी हरकत में आई। उस दौर में परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति हुआ करते थे। उन्होंने $8,300 लगभग 7 लाख रुपए की मदद दी। इस पैसे से मुख्तार माई ने स्कूल बनवा दिया। कुछ समय तक सब ठीक चला, मगर जब मुख्तार माई की खबर पूरी दुनिया में फैली और दुनिया भर में पाकिस्तान सरकार की लानत मलानत हुई, तब मुशर्रफ को कोफ्त होने लगी। जून 2005 में मुख्तार माई को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने कार्यक्रम में हिस्सा लेने बुलाया। फ्लाइट से पहले ही मुशर्रफ सरकार ने मुख्तार माई को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डलवा दिया। उन्हें नज़रबंद करके रखा गया, उनका पासपोर्ट जब्त कर लिया गया। पाकिस्तान सरकार ने पहले तो ये कहा कि मुख्तार माई ने अपनी मर्जी से लंदन जाने से मना किया था। बाद में मुशर्रफ ने बताया कि उनके आदेश पर मुख्तार को बाहर जाने से रोका गया था। उनके मुताबिक मुख्तार माई की वजह से पाकिस्तान की छवि खराब हो रही थी। जून 2005 में पाकिस्तानी अखबार डेली टाइम्स के लिए खालिद हसन ने लिखा, मुख्तार माई ने मुशर्रफ सरकार को खुद को सुधारने का मौका दिया था, लेकिन सरकार ऐसा करने में नाकाम रही। राष्ट्रपति के आदेश पर पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सॉफ्ट छवि बेचने की कोशिश हो रही है। इसके लिए खूब सारा खर्चा भी किया जा रहा है। विडंबना देखिए, जब सरकार को खुद को उदार और समझदार दिखाने का अवसर मिला, उसने इसे हवा में उड़ा दिया। कुछ समय बाद पाकिस्तान सरकार को मुख्तार माई को एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से हटाना पड़ा। उनका पासपोर्ट लौटा दिया गया। उनके दोषियों को सजा भी हुई। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने 6 में से 5 को रिहा कर दिया। मुख्तार माई का केस पाकिस्तान के इतिहास में एक उदाहरण की तरह दर्ज हुआ, हालांकि इससे कोई सबक नहीं लिया गया। दूसरा मामला डॉक्टर शाजिया खालिद का है। शाजिया पाकिस्तान पेट्रोलियम के बलूचिस्तान ब्रांच के अस्पताल में डॉक्टर थी। जनवरी 2005 में उनका उनके घर के अंदर बलात्कार हुआ। शाजिया के पति खालिद उस समय लिबिया में थे। उनके वापस लौटने के बाद शाजिया ने पूरी कहानी बताई। पति के सपोर्ट से शाजिया ने शिकायत दर्ज कराई। रेप का आरोप एक आर्मी अफसर पर था। सरकार ने अफसर पर कार्रवाई करने की बजाय शाजिया को नज़रबंद कर दिया। उनको और उनके पति को मुंहबंद रखने के लिए धमकाया गया। आखिरकार मार्च 2005 में शाजिया और खालिद पाकिस्तान छोड़कर लंदन चले गए। उस समय के राष्ट्रपति मुशर्रफ ने टीवी पर आकर कहा कि आरोप कैप्टन हम्माद दोषी नहीं है। इसका भारी विरोध हुआ, लेकिन इससे साफ हो चुका था कि रेप के आरोपी को सरकार संरक्षण दे रही है। ऐसे में न्याय की उम्मीद बेमानी थी। यही हुआ भी। पीड़िता को देश छोड़कर जाना पड़ा, जबकि आरोपी अपनी मर्जी की जिंदगी जीता रहा। तीसरा किस्सा कायनात सुमरो का है। कायनात 2007 में 13 साल की थी। उसे सिंध में स्कूल से लौटते वक्त किडनैप किया गया था। कायनात का ड्रग्स खिलाकर गैंगरेप किया गया। जब वो किसी तरह भागकर घर आई, तब उसने 4 लोगों का नाम लिया। कायनात का साथ देने की बजाय गांव के जाने माने लोगों ने एक अजीब सलाह दी। उन्होंने उसके घर वालों को कहा कि इस लड़की को जान से मार दो, तुम्हारी इज्जत बच जाएगी। मगर कायनात के घर वाले राजी नहीं हुए। वे बच्ची को लेकर कराची भाग गए। उन्होंने केस लड़ा। मई 2010 में कायनात के भाई की हत्या कर दी गई। खुद कायनात के ऊपर 2 बार हमला हुआ। 2010 में ही सिटी कोर्ट ने आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया। इसको लेकर सिंध में प्रोटेस्ट भी हुए। मामला सिंध हाई कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। कायनात को आज तक न्याय नहीं मिल सका है। लेकिन आज हम ये सब कहानियां आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल पाकिस्तान में रेप के आरोपियों को सजा मिलने की घटनाएं दुर्लभ हैं। अगर सजा मिल भी जाए तो किसी ऊपरी अदालत में जाकर मामला बदल जाता है। अगर वो बाधा भी पार हो जाए तो दोषी और भी रास्ते निकाल लेते हैं। वे अदालत में रेप पीड़िता का मैरिज सर्टिफिकेट ले आते हैं। दोषी खुद को पीड़िता का पति साबित कर देते हैं। ऐसे में रेप का आरोप अपने आप खारिज हो जाता है। दूसरा खेल ये होता है कि गांव की जिरगा आपस में बैठकर पीड़िता का भविष्य तय कर देती है। ऐसे मामलों में अदालतों के आदेश को दरकिनार कर पैसों के लेन देन से मामला सुलटा लिया जाता है। जिरगा को पाकिस्तान में संवैधानिक अधिकार नहीं मिला है, यानी उनके द्वारा जारी आदेशों को कानूनी मान्यता नहीं है। इसके बावजूद अदालत उन्हें चुनौती देने से बचती है। इसका एक उदाहरण दिसंबर 2022 में पेशावर में दिखा, जहां हाईकोर्ट की एक बेंच ने रेप के दोषी को सजा से बरी कर दिया। ये मामला क्या है? ये पूरा मामला अगस्त 2020 में हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा के बुनेर ज़िले में एक लड़की को अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। लड़की जन्म से ही बोलने और सुनने के काबिल नहीं थी। उसने इशारों से बताया कि एक पड़ोसी दौलत खान ने उसके साथ बार बार ज़बरदस्ती की है।
मामला जिरगा में पहुंचा। जब वहां बात नहीं बनी तब पुलिस में शिकायत दर्ज हुई। इस बीच लड़की ने एक बच्चे को भी जन्म दिया। डीएनए टेस्ट से पता चला कि बच्चा दौलत खान का ही है। मई 2022 में बुनेर के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट ने दौलत खान को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उसके ऊपर जुर्माना भी लगाया गया। कायदे से दौलत खान को 25 साल तक जेल में रहना था, लेकिन वो 25 महीने तक भी जेल में नहीं रहा। उसने अदालत से बाहर लड़की के पिता के साथ समझौता कर लिया। इसके तहत दौलत खान रेप सर्वाइवर से शादी करेगा और उसे लगभग 2.5 लाख रुपए भी देगा। गांव की जिरगा ने इस प्रस्ताव को ओके कर दिया। फिर मामला पेशावर हाईकोर्ट की बेंच के पास पहुंचा। बेंच ने जिरगा के फैसले को कानूनी मान्यता दे दी। बेंच ने कहा यह समझौता दोनों पक्षों के हित में है। इस फैसले का पाकिस्तान और पाकिस्तान के बाहर विरोध हो रहा है। मानवाधिकार संगठनों का कहना है ये फैसला महिलाओं के अधिकारों पर तमाचे की तरह है। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने भी इसकी निंदा की है। पाकिस्तान में 2006 के बाद से रेप से जुड़े कानूनों में बदलाव हुए हैं। कानूनों को महिलाओं के लिए आसान बनाया गया है। इसके बावजूद गिनती के मामलों में शिकायत हो पाती है। इसकी 4 बड़ी वजहें हैं। नंबर 1, सामाजिक बहिष्कार। समाज रेप पीड़ितों को अछूत की तरह देखता है, उन्हें स्वीकार्यता नहीं मिल पाती। नंबर 2, शिथिल जांच। पुलिस रेप के मामलों में सावधानी नहीं बरतती। पुलिस सिस्टम पर पुरुषवादी मानसिकता हावी है। महिला रेप सर्वाइवर्स के लिए पर्याप्त महिला पुलिस नहीं है। जांच में संवेदनशीलता नहीं बरती जाती। नंबर 3, महंगी और लंबी कानूनी प्रक्रिया। केस की तारीखें बढ़ती रहती हैं। आरोपियों के पास अक्सर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का विकल्प होता है। रेप सर्वाइवर्स के लिए उन्हें फॉलो कर पाना मुश्किल है। रेप की शिकार महिलाएं अक्सर गरीब और अशिक्षित होती हैं। उन्हें पूरी कानूनी प्रक्रिया भी पता नहीं। अगर सरकार या कोई संस्था उन्हें सपोर्ट ना दे तो वो आधी में ही हिम्मत हार जाती हैं। नंबर 4, कोर्ट से बाहर होने वाले समझौते। जैसा कि दौलत खान के केस में हुआ, जिरगा पैसे और निकाह का हवाला देकर रेप जैसे अपराध को जस्टिफाई कर देती है। जिरगा दावा करती रही हैं कि उनके फैसले शरिया कानून के तहत होते हैं, हालांकि उनके फैसलों को किसी तरह की कानूनी मान्यता नहीं है। यानी अदालतें जिरगा के फैसले को आसानी से नकार सकती हैं, मगर अदालतों में बैठे अधिकतर जजों की मानसिकता अभी तक नहीं बदली है, इसलिए वे भी कट्टरपंथ के आगे हाथ खड़े कर देती हैं। तो इससे निपटने का रास्ता क्या है? जानकारों का कहना है कि रेप के मामलों में सरकार को पार्टी बनना होगा, यानी उन्हें पीड़ितों की तरफ से केस लड़ना होगा। दूसरा रास्ता यह है कि रेप सर्वाइवर्स को पर्याप्त सुरक्षा और उन्हें न्याय का भरोसा दिलाया जाए। तीसरी चीज ये करनी होगी कि सबूत जुटाने का भार पीड़ितों पर से उतारा जाए। इसके अलावा फास्ट ट्रैक अदालतों की व्यवस्था भी बढ़ानी होगी। इन सबसे अधिक जरूरी ये है कि समाज पीड़ितों और दोषियों में अंतर करना सीखे। जब तक पीड़ितों को दोषी समझा जाता रहेगा, तब तक किसी भी कानून से बराबरी की दुनिया बनाने की कल्पना नामुमकिन है। HRCP की रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान में हर दिन रेप की 11 घटनाओं की रिपोर्ट दर्ज होती है। 2015 से 2021 के बीच 22,000 से अधिक रेप के मामले सामने आए। इनमें से सिर्फ 77 दोषियों को सजा हो पाई। ये 0.3% से भी कम है। ये पाकिस्तान में महिलाओं की स्थिति का एक दुखद सबूत है। ये तो हुआ पाकिस्तान में रेप से जुड़े मामलों की कहानी। अब रेप से जुड़े कानूनों का इतिहास भी जान लेते हैं। पाकिस्तान में रेप से जुड़े कानूनों में समय समय पर बदलाव होते रहे हैं। मिलिट्री डिक्टेटर जनरल जिया-उल हक ने 1979 में हुदूद कानून लागू किया। जनरल जिया पाकिस्तान का इस्लामीकरण करना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए जमात इस्लामी के फाउंडर अबुल अला मौदूदी से हाथ मिलाया। मौदूदी महिलाओं को दोयम दर्जे का मानते थे। इसकी झलक हुदूद लॉ में भी दिखाई दी। इसके तहत रेप के मामलों में सबूत जुटाने का दारोमदार महिलाओं पर होता था। महिला को दोष साबित करने के लिए 4 पुरुषों की गवाही लानी पड़ती थी। जो रेप पीड़िताएं दोष साबित नहीं कर पाती थी, उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। जेल के अंदर उन्हें फिर से यौन शोषण झेलना पड़ता था। हुदूद कानून 2006 तक लागू रहे। फिर वुमेन्स प्रोटेक्शन बिल लाया गया। इसमें रेप के मामलों में फोरेंसिक और ज़मीनी सबूतों को तरजीह दी जाने लगी। इसके बावजूद सुधार की गुंजाइश बची रही। जानकारों की माने तो असली दिक्कत मानसिकता की है। जब तक समाज खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होगा, रेप जैसे जघन्य अपराध के दोषी खुले में घूमते रहेंगे। ये समाज के साथ साथ मानवता के माथे पर भी कलंक है। ये था आज का दुनियादारी दोस्तों। जाते जाते एक जानकारी भी लेते जाइए। नए साल पर दी लल्लन टॉप लेकर आ रहा है अपना पुराना और पसंदीदा शो सोशल लिस्ट। फिर से एक बार देखिए सोशल लिस्ट नए अंदाज में और नए समय पर 3 जनवरी से हर शाम 7 बजे दी लल्लन टॉप पर। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।